हेलो बच्चों, डाउटनट लाइव में आपका स्वागत है। आज की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। साथ ही साथ यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का जो अध्याय है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या पढ़ने वाले हैं? गॉस लॉ के बारे में। तो आज हम सीखने वाले हैं गॉस लॉ क्या होता है, इसके बारे में मास्टर क्लास अगेन रखी गई है आपके लिए। इसके कुछ सवाल देखेंगे कहाँ के आने वाले। जो बच्चे स्पेशली जेई मेन और जेई एडवांस की और नीट की तैयारी करते हैं, खास करके जेई की, जो इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं या मेडिकल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास रखी गई है। हेल्पफुल क्लास होगी क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो जो लास्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन वहां से लिए हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने लिए हैं जो कि मुझे लगता है कि ये काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो उसको भी मैंने यहाँ पर रखा है। कुछ मैं एक्स्ट्रा तरफ से हो सके तो बताऊंगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा है, ट्रिक वगैरह लिखा होता है कि कैसे बनाए सीधे आसान तरीके, मतलब ट्रिक वगैरह। तो ट्रिक वगैरह क्या है जानते हैं? ट्रिक क्या है कि मास्टर्स होना, मतलब कि आप उसमें चैंपियन हो जाएं, वही ट्रिक है। किसी सवाल को आसान से आसान तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मूले मतलब बहुत बड़े बड़े तरीके को छोड़कर छोटे तरीके से आप आसानी से, या लंबी कैलकुलेशन, जैसे मैं लिखता हूं कि 5/2, अब 5/2 प्लस 3/2, अब इनका मैं गुणा करूं, जोड़ करूं, भिन्न लगाऊं, इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट ऐसे खड़े खड़े देख लूं और मुझे अगर पता चल गया कि भाई इसका इतना आएगा, तो वो ट्रिक हो गई। वो ट्रिक मतलब जो ऐसी चीज, ऐसा मेथड जो हमारे समय को आसान करे या हमारे समय को बचाए, जो वो हो गए ट्रिक। और ट्रिक कैसे आती है? ट्रिक आती है प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस को आपको करना होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप। इसके साथ साथ जब आप बार बार रिपीट करते रहेंगे उसी कॉन्सेप्ट को, तो आप उस पर मास्टर हो जाते हैं और आपको ट्रिक उसकी मिलने स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपको तरीका मिल जाता है कि आसान तरीका इसका क्या होता है, और आसान तरीका ही ट्रिक होती है। तो ट्रिक की बात बाद में, पहले कॉन्सेप्ट की बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का रिकैप, मतलब गॉस लॉ। रिकैप मतलब गॉस लॉ के बारे में जानेंगे। तो गॉस लॉ जो होता है, गॉस लॉ जो होता है, जो भी आप बोलते हैं गॉस, गॉस का नियम या गॉस नियम, जो भी बोलते हैं, आपके किताब में, हिंदी किताब में गॉस कहीं लिखा होता है, कहीं गॉस लिखा होता है, कहीं गाउस लिखा होता है, तो कोई बात नहीं, वो हिंदी का ट्रांसलेशन है। अलग अलग तरीके से बुक में अलग अलग तरीके के मिलते हैं, लेकिन अपन जो जानते हैं, जो हम जानते हैं, वो एक ही चीज़ है कि एक ही की बात कर रहे हैं, वो गॉस लॉ की बात कर रहे हैं, मतलब गॉस लॉ की, गॉस के नियम की, गॉस नियम। तो गॉस नियम का मैं रीकैप की बात कर रहा हूं। गॉस नियम का रीकैप मतलब गॉस नियम जो है, गॉस का जो नियम है, ये क्या है और इस पे सवाल कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम गॉस नियम जिससे रिलेटेड है उसकी बात करूंगा। गॉस लॉ जो होता है स्पेशली, ये होता है किसके लिए? ये होता है फ्लक्स के लिए। और फ्लक्स के लिए देखो, दो तीन शब्द मैं लिखना चाहूंगा। आपने सुना है वैद्युत क्षेत्र, मतलब ई को आपने पढ़ रखा है। ई क्या होती है आप जानते हैं। इसके बाद ई जो होती है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों आती है? क्योंकि विद्युत बल रेखाएं होती हैं। विद्युत बल रेखाएं मतलब बल रेखाओं की वजह से, बल रेखाओं को हम देखते हैं कि कितनी तीव्र है, कितना बल लगा रही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। ई बराबर F/Q समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है, कर लेते हैं। ये आपको पता है। हमने जब स्थिर वैद्युतिकी जब हमने पढ़ा था, या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला स्टार्ट किया था, जब चैप्टर हमने पढ़ा है, पहला जो अध्याय होता है 12th का, तो उसमें ये सारी चीजें हमने देख रही हैं। तो बल रेखाएं जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस लेक्चर को समझना है, मतलब गॉस नियम को समझना है। तो बल रेखाएं हमने समझा। फिर उसके बाद हमने देखा था बल रेखाएं, तो जो भी है बल रेखाएं मतलब कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं। कोई एक आवेश Q है, कोई आवेश प्लस Q है, तो इससे कितनी रेखाएं बाहर निकल रही हैं, किसी एक दूरी पर हम देखते हैं, ठीक है, किसी एक दूरी पर, मतलब एक ऐसे दूरी खींच दो, R दूरी बना लो। ये R दूरी पर मैं देख रहा हूं कि ये गोला, काल्पनिक गोला खींच लिया मैंने। अब यहां से मैं देख पा रहा हूं कि इसको ढक दिया, इस गोले से, गोले के अंदर मान लिया कि इस केंद्र पर आवेश रखा है। तो अब मुझे क्या करना है? देखना है कि ये बल रेखाएं निकल रही हैं, एक दिशा क्या है, बल रेखाएं होता क्या है। बल रेखाओं के लिए क्या किया? एक टेस्ट चार्ज, मतलब एकांक धनावेश आवेश को हमने उठाया और इसके अंदर लाके यहाँ पर कहीं छोड़ दिया। तो हमने देखा कि जैसे ही धनावेश आवेश को छोड़ा, ये एक सीधी रेखा में बाहर भाग जाता है। प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, और ये Q0 है। तो जैसे ही रखा ये बाहर भाग गया। मतलब हमने देखा कि जो बल रेखाएं होती हैं वो एक सीधी दिशा में बाहर निकलती हैं धनात्मक आवेश के लिए। ऋणात्मक आवेश अगर मैं जाके जब यहाँ पर रखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर छोड़ते ही ऋणात्मक आवेश एक सीधी लाइन में अंदर की तरफ भाग के चला जाता है, -Q0 अगर होगा तो, ठीक है, अंदर की तरफ भाग के चला जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि जो बल रेखाएं होती हैं एक सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है, एकदम सीधी होती हैं, खींची हुई डोरी की तरह,
ठीक है, एकदम सीधी होती हैं, और धन आवेश से बाहर निकलती हैं, ऋण आवेश के लिए अंदर की तरफ जाती हैं। ये तो हो गई बल रेखाएं हैं क्या, ये जान लिया। अब अगर हमें पढ़ना है गॉस का नियम या गॉस का नियम पढ़ना है, तो यहां पर गॉस का नियम पूरा का पूरा बल रेखाओं के किसी एक दूसरे नाम पर निर्भर करता है। एक दूसरा नाम क्या, दूसरी प्रॉपर्टी बोल देते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि ये रेखाएं अभी हमसे नहीं पूछा गया है, या हम नहीं यहां पर देख रहे हैं कि कितनी निकल रही हैं। जब हमें यह बोलना हो कि इस सतह से, ये सतह मैं मान लेता हूं एस है, इस सतह से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, तो जब इनको हम काउंट करने लगते हैं कि 1 2 3 4 5 6 10 50 100 1500 10,000 2 लाख 50 लाख कितनी निकल रही हैं, तो जब हम गिनते हैं तो ये बल रेखाएं फ्लक्स कहलाती हैं। फ्लक्स मतलब फाई बन जाती हैं। मतलब अब हम फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लक्स, जिसको हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई से निरूपित करते हैं। विद्युत बल रेखाओं को गिनना, विद्युत बल रेखाओं को गिन रहे हैं, ठीक है, गिनना ही है, इसको गिनना क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो बल रेखाओं की गिनती करते हैं कि पर्टिकुलर क्षेत्रफल से, किसी एक क्षेत्रफल से जो हमें पता है, अगर मान लो कि कहीं से विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, किसी दिशा में भाग रही हैं, ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब मुझे पता करना है कि कितनी जा रही हैं, कितनी जा रही हैं। अगर ये पता करना है तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास कोई एक सतह है, कोई एक चीज है जिसका हमें क्षेत्रफल पता है। मान लो कि हमारे पास एक आयत है या एक वर्ग है, मान लो ये एक वर्ग मान लिया मैंने, एक वर्ग है जिसकी भुजा मान लो 2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की भुजा है, 2 सेंटीमीटर की अभी भुजा होगी, मतलब 2 दूनी 4 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का वर्ग जो है ये इसका क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसका क्षेत्रफल से हमने देखा कि इसको हमने क्या किया, इस जो 4 सेंटीमीटर वाले या 2 सेंटीमीटर भुजा वाली जो वर्ग है उसको हमने उठाया, और जहां से विद्युत बल रेखाएं जा रही थी, गुजर रही थी, उसके सामने रख दिया। और फिर हम इस तरफ खड़े हो गए, ये अब खड़े हो गए, इसके रास्ते में रख दिया, विद्युत बल की दिशा, विद्युत बल की जो दिशा थी उसी दिशा में रख दिया, उसी रास्ते में रख दिया। और हम इस तरफ खड़े हो गए, इस तरफ खड़े होकर देखा कि कितनी रेखाएं इसके बाहर निकल रही हैं। तो हमने देखा कि भाई 2 निकल रही हैं। तो 2 निकल रही, तो हमने बताया फ्लक्स इतना निकल रहा है। फ्लक्स कितना हो गया, 2 रेखाएं निकल रही हैं, गिन लिया हमने। फिर गिनने का तरीका क्या हो सकता है, इसको या तो और बढ़ा दो, इसको और पास कर दो, विद्युत बल रेखाएं और घनी हो गई, सघन हो गई। तो अब मैंने देखा कि अब 4 निकल रही हैं बच्चों, अब देखा मैंने कि अब 4 विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो एक बार हमने देखा कि जब क्षेत्रफल ए जो है, अगर क्षेत्रफल को ए से बोले, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया या क्षेत्र, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल है ये ए या एस मान लो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अगर क्षेत्रफल ए से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ई है, तो जो फ्लक्स होगा ये क्या हो जाता है, फ्लक्स हो जाता है ई डॉट ए के, ई डॉट ए के। अब ये ई और ए, क्योंकि ए क्या है, यहां पर स्थित सदिश है, क्योंकि इसका एक चेहरा होगा। अगर आयत की बात, अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग की एक साइड होगी, एक फेस होगा, एक सतह होगी ना वर्ग की। भाई यह वर्ग होगा तो एक तरफ चिपटा इधर, चिपटा इधर, चिपटा इधर, इस तरह फ्रेम होता है उसका, ठीक है, फ्रेम। तो एक तरफ से ऐसे समतल टाइप की, जैसे फोटो तस्वीर होती है वैसे से, तो एक तरफ आगे एक तरफ पीछे। तो पीछे की तरफ से अगर निकल रही है तो विद्युत क्षेत्र की हम दिशा, इसका क्षेत्र की दिशा देखें, सदिश दिशा देखें, तो क्षेत्र जो दिशा आती है, क्षेत्र दिशा जो होती है, मान लेते हैं कि ये इस दिशा में है, क्षेत्र इस दिशा में है, ए, इसका चेहरा भी इसी दिशा में रख दिया, मतलब ऐसे खड़ा रख दिया, ऐसे रख दिया। तो ये जा रही है ऐसे, ये यहां से ऐसे निकल रही है ऐसे, तो ये क्षेत्र को पार करते हुए जा रही है। तो क्षेत्र की दिशा ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो स्थित क्षेत्र की जो सदिश दिशा है वो ये है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, इनकी एक दिशा होती है, एक दिशा में चलती हैं। तो ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश हो गई। तो ये 2 सदिशों का अदिश गुणनफल आ जाता है फ्लक्स। अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा बदल दूं, इसी जो वर्ग को रखा है मैंने, इस वर्ग को मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना दूं, मान लो कि मैं वर्ग को बना दिया ऐसे, लो ये वर्ग को मैंने ऐसे रख दिया। अब क्षेत्र सदिश की दिशा ये हमने कर दी, क्षेत्र सदिश की दिशा ये हो गई। और विद्युत बल रेखाएं अभी भी सीधा जा रही हैं, अभी भी ये सीधा जा रही है, इस तरह से सीधा निकल रही। तो हमने देखा विद्युत बल रेखा के साथ इसका कोण जो बन रहा है वो थीटा बनने लगा। तो अगर थीटा बनने लगा तो ये आ जाता है, ये सूत्र जो डॉट लगा है ये हटेगा, मतलब अदिश गुणनफल इसका हटेगा। तो ये क्या आ जाता है, ई ए कॉस थीटा के,
ठीक है। अब ये सदिश नहीं बचे, अब ये अदिश बचे हैं, तो दोनों के बीच का कोण आ गया ई ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर फ्लक्स, निकलने वाला कुल फ्लक्स इससे मैं मान लेता हूं फाई है, तो फाई बराबर कितना होगा ई ए कॉस थीटा। किससे? इस क्षेत्रफल ए से निकलने वाला कुल जो फ्लक्स होगा वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स क्या है, मतलब विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो उनको कुल एक साथ देखा जाए तो कितने निकल रही है, ई ए कॉस थीटा के बराबर निकलेंगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो था कि जब कोई क्षेत्रफल बीच में आ रहा है, यहां पर आवेश का कहीं नामो निशान नहीं है, यहां पर सिर्फ वैद्युत क्षेत्र का नाम है। लेकिन गाउस जो आए, गाउस ने क्या किया भाई कि यहां पर फ्लक्स जो है सिर्फ विद्युत क्षेत्र से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा फ्लक्स जो है अगर वैद्युत क्षेत्र देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र किसके वजह से होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है आवेश की वजह से। आवेश होते हैं तभी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलती हैं, आवेश से तो बाहर निकलती हैं। इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं पीछे, अगर ये जहां से आ रही हैं इसके पीछे अगर चलते चला जाए तो कहीं ना कहीं आवेश होना चाहिए, जहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए भाई। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए आवेश होना चाहिए, आवेश से ही निकलती है। तो इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया थोड़ा सा। गाउस ने क्या किया, गाउस ने दिमाग लगाते हुए कहा, इसको मैं हटा देता हूं, ये काम का भी नहीं है आपके, ये समझाना था जो इसे समझ चुके हैं इस चित्र से। ठीक है, ये चित्र आपके लिए हो चुका, ये वाला सूत्र लिखा है आपके सामने, ये लिखा रहेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, मान लेते हैं गाउस ने क्या किया है कि एक आवेश रखा, एक आवेश क्यों लिया, धनात्मक आवेश लिया, और इसको एक गोले से बंद कर दिया, एक गोले से बंद कर दिया। फिर कहा कि इससे निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, या क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। विद्युत बल रेखाएं क्यों? क्योंकि यही रेखाएं होती हैं जो बल लगाती हैं, जो किसी दूसरे आवेश पर बल आरोपित करती है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि इसके पास बल लगाने का गुण होता है, ये बल लगा सकती है, इनके पास मतलब ये बल लगाने के काबिल होते हैं, इसी की वजह से बल ही लगता है। आवेश किसी पर बल लगाता है तो विद्युत बल रेखाओं की मदद से ही लगाता है। तो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं ई। अब गाउस ने क्या किया कि अगर इस गोले से कुल निकलने वाली फ्लक्स मान लो फाई है, कुल निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं अगर फाई है, और इसका कुल क्षेत्रफल अगर ए है, कुल क्षेत्रफल हमने ए माना है उसका, तो इसका भी मैं ए ही मान लेता हूं। कुल क्षेत्रफल अगर इसका ए है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, ऊपर पृष्ठ पर देखेंगे ना, अंदर तो घुस के देखेंगे नहीं, गोले के अंदर देख के देख भैया कहाँ हो रहा है, क्या कहाँ जा रही है, ऐसा देखेंगे नहीं हम भाई, बाहर से देखेंगे कि कितने निकल रही हैं। तो गाउस ने क्या किया, पूरे के लिए नहीं निकाला, इसको थोड़ा सा काट लिया। इन्होंने कहा मैं सिर्फ इतने से देखूंगा, इतने में देखा उन्हें कि एक ई निकल रही है, और जो पृष्ठ है, पृष्ठ क्योंकि गोला है तो गोले पर एक लाइन खींचेंगे तो गोले का जो सदिश क्षेत्र होगा वो आगे की तरफ होगा, ये भी आगे की तरफ होगा ए, इसका भी क्षेत्र सदिश आगे की तरफ, लेकिन ये क्योंकि छोटा क्षेत्र है तो ये डी ए हो जाएगा। तो छोटे क्षेत्र से निकलने वाले जो फ्लक्स होंगे वो भी छोटा होगा, मतलब डी फाई होगा, छोटा सा फ्लक्स निकलेगा डी फाई। तो उन्होंने लिखा कि डी फाई जो होगा ये बराबर होगा, ये तो एक क्षेत्र की तरह हो गया ना, जिससे उसको निकाले थे, इसका टुकड़ा, इतना टुकड़ा मान के चल रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, डी ए क्षेत्र हमने लिया और देख लिया कि ई निकल रही है, तो डी फाई बराबर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, ई डॉट ए के, ई डॉट ए मतलब डी ए के, और ये क्षेत्र सदिश और ये विद्युत सदिश। ठीक है, विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्र सदिश, ये सदिश क्षेत्र सदिश, ठीक है, सदिश है। तो यहां पर डी फाई आ गया। अब पूरे के लिए निकालना है, पूरे गोले के लिए, पूरे गोले का हम जानते हैं ए क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए बराबर होता है गोले का, ए बराबर क्या होता है, चार वृत्त के बराबर होता है, मतलब 4 पाई आर का वर्ग। अगर ये रेडियस इसका त्रिज्या अगर आर है, केंद्र से दूरी यहां तक की सतह तक की आर है, तो ये क्या है, आर का वर्ग 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब ए का मान हमें पता चल जाएगा पूरे के लिए, डीए की वजह से इतना आ रहा है, तो पूरे के लिए कितना आएगा, पूरे के लिए इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि 2 लेक्चर मैंने इसको ऑलरेडी समय ले लिया है, काफी लंबा हो जाएगा अगर करूंगा तो ये आ जाएगा ई, और ये बचेगा ए के, ई ए। अगर कोई कोण बन रहा है तो कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर देखो ई भी इसी दिशा में, फाई भी इसी दिशा में, तो अगर देखा जाए तो थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। तो थीटा बराबर अगर 0 डिग्री यहां पर रखेंगे तो ई ए कॉस 0 का मान 1, तो ये बचेगा ई ए के, तो ई ए आ गया। तो कुल फाई निकल रही हो गया ई ए। अब इस ई ए में तो ई का मान एक बिंदु आवेश की वजह से, यहां पर देख रहे हैं ना हम, यहां पर देख रहे हैं, इसको कलर बदल लेता हूं मैं, देखो एक बिंदु आवेश की वजह से यहां पर अगर मैं देख रहा हूं, इस बिंदु पर मान लो पी बिंदु पर देख रहा हूं, तो आर दूरी है, ये आर दूरी होगी केंद्र से, इस आवेश से दूरी कितना है आर, क्योंकि ये भी त्रिज्या होगी। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये होती है 1/r
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है क्यू, आवेश कितना है क्यू, आवेश कितना रखा है क्यू, क्यू बटा दूरी कितना है आर, तो आर का वर्ग होता है, और गुणे ए का मान कितना आया हमारे पास, ए का मान आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई आर का वर्ग। यहां से मैं देख पा रहा हूं इजिली, यहां पर मुझे दिख रहा है, यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और आर का वर्ग से आर का वर्ग कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया फ्लाई फ्लक्स बराबर आ गया गाउस के नियम से फाई बराबर क्या हो गया क्यू और बटे हो गया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहां पर ये जो आ रहा है ये बता रहा है कि विद्युतशीलता कितनी है जहां पर ये आवेश रखा गया है। अगर ये माध्यम वायु है तब, अगर ये पानी के अंदर रख दिया जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है, या एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा रिलेटिव या इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जगह पर आवेश जो रखता है वो बाहर ही रखता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। अगर कभी माध्यम बदल देता है, वायु की जगह कुछ और कर देता है, कांच में रख दे, पानी में रख दे, या कहीं और तेल के अंदर रख दे, मिट्टी के तेल के अंदर रख दे, शहद के अंदर डाल दे, तो कुछ ना कुछ बदल जाएगा, उसका नाम उसका मान आपको देगा, आप रख के बस कैलकुलेट करना है। इसी को बोलते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम, गाउस का नियम मतलब यहां पर फाई बराबर 5 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है और फाई बराबर ही ई ए के, तो मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं, मतलब ई ए बराबर आ गया हमारे पास क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। सिर्फ एक चीज ध्यान देना कि कभी भी गाउस का नियम खुले आवेश के लिए नहीं लगता, हरदम जो आवेश होना चाहिए वो किसी न किसी सतह से बंद होना चाहिए। तो हर आवेश को बंद कर पाना संभव नहीं है, हर आवेश को बंद कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि हरदम वो बंद मिलेंगे नहीं। आवेश तो खुले भी हो सकते हैं, बाहर रखे जा सकते हैं, किसी के बाहर रखे हैं, ऐसे हवा में टंगे हुए हैं, अंतरिक्ष में कहीं फैले हुए हैं, किसी गोले के सतह पे फैले हुए हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, अब उसको बंद कैसे माने, तो बंद कैसे के तो गॉस ने कहा कि भाई बंद मानने के लिए ऐसा कर सकते हैं हम कि एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं जिसको गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, कोई आवेश अगर ऐसा है क्यू आवेश, तो इसके बाहर की तरफ एक आर दूरी पर आवेश मान, आर दूरी पर एक आर दूरी पर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश अगर रखा है आवेश, तो आर दूरी पर हम एक काल्पनिक गोला मान लेंगे और इसको बंद मान लेंगे कि भाई ये बंद है, ये एक काल्पनिक गोला है और इस गोले से ये ढका हुआ है, ऐसा मान के इसको लगा देंगे, गाउस का नियम लग गया, ठीक है। और अगर एक आवेश ऐसा फैला हुआ है, एक तार है और तार पर इस तरह से आवेश फैले हुए हैं, कुल आवेश मान लो क्यू फैला हुआ है, तब क्या करेंगे, तब कैसे गाउसीय पृष्ठ मानेंगे। अब ये खुला है, कुल फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, तो गाउस ने कहा कि ऐसा कोई पृष्ठ मानो, पृष्ठ का आकार कुछ भी ले सकते हो आप, बंद होना चाहिए, तो पृष्ठ का आकार उन्होंने बेलनाकार मान लिया, ये मान लिया कि एक बेलन मान लेते हैं जिसकी यहां से त्रिज्या कितनी है आर है और यहां से भी त्रिज्या कितनी होगी आर होगी। अब निकाल लो, ये गाउसीय पृष्ठ है, इससे निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं को निकाल लो कि ऊपर कितना निकल रही हैं, उतने ऊपर कितना निकल रही है, नीचे कितना निकल रही है, इधर और इधर नहीं निकलेंगी, इधर और इधर नहीं निकलेंगी, क्यों, क्योंकि इसी पर तो आवेश ही फैला हुआ है, इसी रेखा पर, तो इस रेखा की इधर कैसे जा सकता है फ्लक्स, या तो इधर आ सकता है या तो इधर आ सकता है, आगे आ सकता है पीछे, मतलब चारों दिशाओं में निकलेगा, बस इधर इधर नहीं निकलेगा, ठीक है। जो बेलन का मुड़ा हुआ वक्र वाला पृष्ठ है उससे निकलेगा, खुला वाला पृष्ठ जो है, ये वाला समतल वाला कटा हुआ पृष्ठ जो है आगे और पीछे से, यहां से नहीं निकलेगा बस, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि करते कैसे हैं। गाउस का नियम कभी भी खुले सतह के लिए नहीं लगाते। अगर कोई सतह इस तरह से है और यहां पर आवेश कुछ और है, मान लो Q1 आवेश यहां रखा है, यहां पर आवेश रखा है Q2, यहां पर आवेश रखा है Q3, बहुत सारे आवेश हैं, तो लेकिन अगर ये बंद सतह है तो यहां गाउस का नियम लगा सकते हैं, यहां गाउस का नियम लगा सकते हैं। गाउस का नियम ये नहीं कहता कि आवेश एक ही होगा, ये नहीं कहता, यहां पर हम 50 आवेश रख दें, 1000 रख दें, करोड़ रख दें, अरब रख दें, सब आवेशों का जोड़ लो, सब आवेशों को जोड़ लो, तो ये जो हमारा सूत्र है ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। जो फाई है ये हमारा बन जाता है फाई बराबर क्यू के जगह पे आ जाएगा सिग्मा आई बराबर 1 से n, और ये आवेश हो जाएगा क्यू आई और बटे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के। ये सूत्र इस तरह से दिखने लगेगा हमें, ठीक है, ये सूत्र कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब जितने आवेश है सबका जोड़ और बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सभी आवेशों का जोड़ लेना है, सिग्मा आई, आई बराबर कुछ भी हो सकता है 1 से n तक, ठीक है। तो ये जोड़ के और इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है, फटाफट से। अब ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें हो गई हैं, अब हमें देखना क्या है बच्चों, 19 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, 20 मिनट, अब आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफी अच्छा प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है मैं कहूंगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका कहां पर है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मुझे लगता है आपको शायद थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो,
इसको देखने में, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाहूंगा। ठीक है, अब सही दिख रहा है, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन। ये ऑप्शन दिया है आपका, 4 ऑप्शन दिए हैं, दिख रहा है आप, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, यहां पर देखो, क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है। पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आधा हल हो जाता है सवाल। तो पहला देखो, एक विद्युत आवेश समान रूप से त्रिज्या 1 मिलीमीटर के लंबे सीधे तार के साथ वितरित किया गया है। लंबा सीधा तार है जिसके ऊपर फैला हुआ है आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश फैला हुआ है, और त्रिज्या क्या है, एक समान रूप से फैला हुआ है, और जिसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर दे रखा है, किसकी, लंबे सीधे तार की, ठीक है। तार के प्रति सेंटीमीटर लंबाई का आवेश, तार के प्रति सेंटीमीटर लंबाई आवेश क्यू कूलाम है, ठीक है, मतलब क्यू कूलाम इस पे फैला हुआ है, क्यू कूलाम इस पर फैला हुआ है, क्यू कूलाम आराम से इस पर फैला हुआ है। फिर दे रहा है त्रिज्या 50 सेंटीमीटर की एक और बेलनाकार सतह है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, सममित रूप से तार को संलग्न करती है, मतलब ढक लेती है, ढक लेती है तार को, ढक मतलब तार उसके अक्ष पे है। बेलनाकार सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट मतलब आपके NEET वाला नीट जो है उसमें आया हुआ प्रश्न है। ये 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया था। अभी देखना, आपको 4 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे करने में। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे 4 मिनट भी नहीं लगे। आप 4 मिनट की बात कर रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपको पता है। देखो 2 सूत्र याद रखना, फाई बराबर E या ES जो भी आप लिखते हो, और फाई बराबर दोनों चीज लिख सकते हो, फाई बराबर Q/ε0। ये 2 सूत्र ही मेरे पास हैं सिर्फ गाउस के लिए। ये 2 सूत्र, ये गाउस का नियम है, ये फ्लक्स का नियम है। ये खुद फ्लक्स क्या होता है इसका सूत्र, इसकी परिभाषा होती है फ्लक्स की, और फ्लक्स के साथ गाउस का नियम जो आवेश का संबंध होता है, गाउस ने क्या किया, फ्लक्स और आवेश के बीच में संबंध बता दिया। तो ये हो गया, ये 2 सूत्र है मेरे पास। अब देखो मैं इन्हीं 2 सूत्रों की मदद से इसको करूंगा। पहले तो इसका चित्र बनाते हैं आराम से। ये एक तार था, तार की थोड़ी सी मोटाई बना लेते हैं। ये तार है, इस तार को बोल रहा है, इस तार की त्रिज्या 1 mm है। थोड़ा सा मोटा मैं बना के दिखाना चाहूंगा, नहीं बन पाएगा, 1 mm त्रिज्या भी दिखानी है आपको। तो मैं मान लेता हूं ये एक तार है, ठीक है, ये एक तार है, और इसकी त्रिज्या दे रखा है आपको। यहां से मैं मान लेता हूं ये मध्य बिंदु है इसका, ठीक है, इसको मध्य बिंदु को ऐसे मान लेते हैं, ये इसका मध्य बिंदु है, इस तार का मध्य बिंदु है, मतलब इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या दे रखी है, इसकी ये त्रिज्या R दे रखी है। और ये तार कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं तार, ठीक है। तार को आपने कभी देखा है, बेलनाकार होते हैं। तो ये तार हो गए, बेलन की तरह होते हैं ना, पतले से तार होते हैं। अगर देखोगे आप तो ऐसे चपटा थोड़ी होता है, एक तरफ चिपका हुआ है, दूसरी तरफ भी चिपका है, ऐसे लंबा लंबा ना, एकदम जैसे पेन होता है ये गोला, इसी तरह तार भी होते हैं। छीलो आप तार को, देखो तो तार ऐसे केबल वगैरह गोली गोली ही आती है, ठीक है, होगी। अब देखो ये तार इस तरह से है, बेलनाकार, इसकी त्रिज्या R दे रखा है। अब ये बोल रहा है R बराबर कितना है, 1 mm, 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर। ये सब चीजें आपको नहीं करनी है जेईई मेन में। जब आप जाएंगे क्वेश्चन करने तो आपको फटाफट तो आंसर करना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि है क्या, कैसे देखेंगे। तो R बराबर आपको दे रखा है कितना है, 1 mm। R बराबर 1 mm दे रखा है। 1 mm मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 के घाते 3 मीटर लिख सकता हूं, 10 के घाते -3 मीटर लिख सकता हूं, R बराबर। तो ये आ गया, मतलब इसका क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो अब रुक जाओ, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इसका रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि एक आवेश प्लस क्यू है, प्लस क्यू आवेश इसको दे दिया, प्लस क्यू आवेश इसको मैंने मान लिया दे दिया, इस पर हर जगह फैल गया, ये आवेश इस पर हर जगह फैला हुआ है, क्योंकि ये क्या है, चालक तार है, तो इस पर आवेश हर जगह फैला है। अब बोल रहा है लंबाई 1 मीटर सममित रूप से तार को संलग्न करती है, तार को संलग्न करती है। 1 मीटर लंबाई का एक बेलनाकार सतह है, और इसको ये ढक रही है, संलग्न कर रही है। तो देखो ढक दो, इसको ढक दो, ये कह रहा है तो ढक देते हैं, फटाफट ढकते हैं। तो ये मैंने इसको ढक दिया, ठीक है, ये ढक दिया। ये थोड़ा सा बेलन थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, बड़ा है,
ये बेलनाकार सतह है, ये बेलन है, अब दिख रहा होगा आपको ये। तो बेलन से इसको ढक दिया। अब बेलन का ये जो केंद्र है, दोनों की अक्ष बराबर है, दोनों के केंद्र जो है वो बराबर है, एक ही है। अब इसकी लंबाई बोल रहा है, इसकी लंबाई यहां से यहां तक दे रखा है, कितनी दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखा है 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या दे रखा है 50 सेंटीमीटर है। भाई इसकी सेंटीमीटर में दे दी, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी दिया है ये सेंटीमीटर में देख दी, कितना है 50 सेंटीमीटर, बिल्कुल 50 सेंटीमीटर दे दी। एक और ठीक है, तार को संलग्न किया, तो कुल बेलनाकार सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, अब मुझे फ्लक्स बताना है। यहां से इस तरह से जो फ्लक्स निकल रहा है फाई, यहीं से निकलेगा, या तो ऊपर की तरफ इधर से निकलेगा, या तो इधर की ओर निकलेगा फ्लक्स। ऐसे निकल सकता है फ्लक्स, फ्लक्स इधर आ सकता है ऐसे। तो ये फाई फ्लक्स निकल रहा है, फाई फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ मैं मान लेता हूं फाई निकल रहा है, नीचे की तरफ फाई निकल रहा है। इधर इधर नहीं आएगा, इधर फाई नहीं होगा, इधर फाई नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर आवेश थोड़ी फैल रहे हैं, तो यहां पर आवेश नहीं होगा, यहां पर फाई नहीं फैलेगा। तो फाई या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। तो फाई बराबर हम जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है, ई ए, और फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू आवेश हमें दिया है, एप्सिलॉन नॉट हमें पता है। एप्सिलॉन नॉट का कितना होता है 8.85 गुणे 10⁻12, ठीक है, ये होता है। और ई का मान, ई का मान क्या हमें दिया है, नहीं दिया बच्चों, यहाँ पर ई का मान तो दिया ही नहीं है। ए का मान हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर, बेलन को इधर से देखो तो क्या दिखता है, एक वृत्त दिखता है, एक वृत्त दिखता है। तो आराम से कर सकते हैं, आराम से करते हैं। तो यहां पर हमें दे रखा है आर बराबर 1 मिलीमीटर और ये दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना चाहिए, ये बताइए आप मुझे, किसका क्षेत्रफल मैं निकालूं, किसका क्षेत्रफल। ये तो इस पर तो फैला हुआ है, तो क्या इसका क्षेत्रफल निकालने का मतलब कुछ बनता है क्या, नहीं बनता। तो ये 1 मिलीमीटर आपको परेशान करने के लिए दिया है, ये 1 मिलीमीटर आपको परेशान करने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब यहां पर है ही नहीं। तो यहां पर देखो ये वाला जो सिलेंडर है, ये वाला जो सिलेंडर है, ऊपर वाला जो बेलन है सिलेंडर, इससे ढका हुआ है ये, और आवेश इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, केंद्र के साथ ही, मतलब ये 1 mm बहुत छोटी डिस्टेंस है। तो कुल दूरी पर कितने आवेश है अगर देखा जाए तो 1 mm कितना है, यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर, मतलब इसको सेंटीमीटर मुझे लगता है बदलना चाहिए, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। और यहां से ये 1 mm, तो इसको भी मीटर में बदल लेता हूं, R1 इसको मान लेता हूं, और R2 मुझे दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर, मतलब 10 की घाते, ये हो जाएगा 50 गुणे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर, ये हो गया, ठीक है, ये आ गया। तो इसकी त्रिज्या ये आ गई, इसकी त्रिज्या ये आ गई, R2 का मान ये हो गया, ये R1 हो गया हमारे लिए, ये R1 है, ये R2 है। अब निकालना क्या है, देखो R2, अब देखो दूरी इस तरह दी है, ये एक यहां से यहां तक दिया है R2 और यहां से यहां तक दिया है R1, तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, क्या मुझे ये निकालना चाहिए, क्योंकि आवेश यहीं से फैला हुआ है, आवेश यहीं पे फैला हुआ है, मतलब 50 में से इसको मुझे कम करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो, या मैं इसको डायरेक्ट अब लिखना चाहूं, बाद में कैलकुलेट करते समय मैं लिख लूंगा। तो फाई बराबर अगर मुझे निकालना है तो कुल आवेश कितना है, क्यू, तो फाई बराबर मैं लिखूं तो कुल आवेश कितना हो गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, ठीक है। ये बता रहा है, इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स हमें पता है कितना होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्योंकि ये बराबर होता है, फाई बराबर ई ए के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा ई ए के, ठीक है, ई ए के बराबर है। तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ई ए के बराबर है। तो यहां पर अगर मैं देखो तो ए हमें नहीं पता है, तो निकाल लो ए, ठीक है, ए निकाल लो। या आपको देखो, अरे यार यहां पर देखो आप, यहां पर ए दिया है ना, आपको ए दिया है, तो ए आपको क्या निकालना है, R1 R2 करना है, ये माइनस करके निकालो, या कुछ नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा आवेश इससे ढका हुआ है, और पूरा का पूरा जब आवेश ढक गया और यहां पर आपको ये दे दिया, तो पूरा इस फ्लक्स से, इससे निकलने वाला आवेश कितना होगा, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई होगा, और फाई बराबर पूरा आवेश क्यू, तो क्यू और बटा एप्सिलॉन नॉट, रखा कहां गया है, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ही आंसर है आपका। यहां पर देखो तो ये आंसर आएगा आपका, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन अगर आपको क्षेत्रफल के साथ ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि क्षेत्रफल के साथ इसको घटा के कितना निकालें, क्योंकि यह आर दूरी नहीं है यहाँ पर, तो आर वगैरह को कोई मतलब नहीं, ना क्षेत्रफल का मांग रहा है, ना तो दूरी पूछ रहा है, ना तो कुछ और पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र भी नहीं पूछ रहा है। तो ये आपसे पूछ ही नहीं रहा है, ये वाला सवाल कुछ, ये वाला सूत्र आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है। तो क्यू फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये यहां से ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र पर विचार करें। एक धनात्मक आवेश प्लस क्यू घन के कोने पर रखा गया है। ठीक है, घन के कोने पर रखा गया है। घन के दाहिने चेहरे बी सी जी डी बी, बी सी डी जी बी कौन सा है, ये वाला देखो, बी सी डी जी बी, इसको मैं नीला कर देता हूं, ये और ये इस तरह से है कुछ। ठीक है, ये ऐसा सा कुछ है, इससे निकलने वाला मतलब आवेश यहां रखा गया है, ये प्लस क्यू आवेश रखा गया है। प्लस क्यू आवेश मैं दिखा देता हूं, यहां पर प्लस क्यू आवेश यहां रखा है, प्लस क्यू आवेश यहां रखा है, यहां से निकलने वाला फ्लक्स बताओ। तो बच्चों अब देखो यहां पर, तो इस तरफ का आवेश ढका हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाऊं तो ये आवेश मान लो इतना बड़ा है, तो ये कुछ ऐसा सा है, ये इतना, इस तरह से ये लाइन गई है, ये इस तरह से लाइन है, इस तरह से लाइन है, और ये ऐसा बना है, यहां से ये आ जाएगा आपका ये। तो ये देखो, ये मतलब यहां पर मैं देख पा रहा हूं, यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ये जो आवेश का, ये आवेश अगर इतना बड़ा आवेश है मान लो, तो आवेश जो है इस कॉर्नर में इतना तो ढका हुआ है इसकी वजह से, लेकिन इधर खुला हुआ है, 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 एक तरफ ढका है, हर तरफ खुला है। तो इसको क्या करना चाहिए, इसके लिए हम इसी तरह का ब्लॉक बना बना के इसके बगल में रख देंगे, ऐसे रख देंगे, बड़ा बना के, ऐसे बगल में बना बना के हम रखते चले जाएंगे। तो यहां पर रख देंगे इसको इस तरह से, ये और ये बन गया, दो हो गए। अब ये बगल से ढक दिया इधर से, अब पीछे भी खुला है, इधर भी पीछे खुला है, इधर भी नीचे खुला है, इधर भी नीचे खुला है, और उसके पीछे भी खुला है, मतलब कुल मिला के 8 डिब्बे लगेंगे। देखो एक कोना देखो कितने होते हैं, ये एक कोना यहां से आएगा, एक कोना यहां से आएगा, एक कोना और इधर से आएगा, मतलब 4 तो इधर से हो गए, और 4 ऊपर से भी रखने चाहिए। तो 4 4 कितने हो गए, 8। तो कुल 8 डिब्बे लगाने होंगे, और 8 डिब्बे मतलब 8 डिब्बों में से 8 डिब्बों की सिर्फ 3 जगह, देखो 8 डिब्बे, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, इसे दिखेगा नहीं। 8 डिब्बे हैं तो कितने फेस से निकलेगा, कितने इसके चेहरे से, फलक से निकल सकता है। इस सतह से देखो, इस सतह से देखो, ऐसे निकल रहा है। तो अगर पूरे सतह को देखूं, 8 में, एक में होता है, एक घन में कितने सतह होते हैं, 8 नहीं, एक घन में, ठीक है, जो एक घन होता है इसमें कितने सतह होते हैं, कितने सतह या कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। देखो 1 2 3 4, सामने और पीछे 5 6 होते हैं। और हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना है, यहां पर है हमारे पास 8 घन। तो 8 घन मतलब 6 8 48, 48 चेहरे हो गए, 48 फलक हो गए हमारे पास। अब 48 फलक हो गए, 48 के क्या 48 फलक से आवेश निकलेगा, नहीं। जब ये चिपकेगा, देखो जैसे ये चिपका तो एक दिख रहा है आपको, मतलब इसका ये वाला जो फलक है और इसका ये वाला जो फलक है, दोनों चिपक जाएंगे आपस में। इसी तरह से यहां चिपकेगा, इसी तरह से उधर चिपकेगा, इधर चिपकेगा, मतलब जो बचेंगे हमारे पास, कुल मिला के जो बचेंगे, ये बचेंगे 24 फलक। ठीक है, 24 फलक से आवेश का जो फ्लक्स निकल सकता है वो 24 फलक से निकल सकता है, 48 में से आधा हो जाएगा। ठीक है, 48 का आधा 24 फलक बचेंगे। अब 24 फलक बचे तो पूरे फलक से अगर देखें, पूरे से अगर पूरे से कितना निकलना चाहिए, पूरे से निकलना चाहिए Q बटा एप्सिलॉन नॉट। कुल फ्लक्स कितना निकलेगा, कुल फ्लक्स मतलब अगर देखा जाए तो फाई बराबर कितना निकलेगा, फाई बराबर निकलता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आवेश कितना है Q प्लस Q, तो प्लस Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब कितने फलक बचे हैं, 24, ये 24वां है। इसी तरह के 24 फलक हो रहे हैं, 24 फलक हो रहे हैं इसी तरह के। तो 24 फलक से निकलने के लिए मतलब एक फलक से निकलेगा तो 1 बटा 24, ये 24 फलक से निकल रहा है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना निकलेगा, एक फलक से मतलब इस वाले फलक मतलब बी सी जी डी और बी से कितना निकलेगा, एक फलक से कितना निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा फाई बराबर निकल गया आएगा Q बटा 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
q/24, इसका ऑप्शन शायद मैं लिखना भूल गया, तो q/24 एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा आपका आंसर, और ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, ये आई नहीं है। ठीक है, ये आई नहीं होगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। विचार कर लो भैया, विचार कर लो, मतलब है ये कहीं पर। अच्छा, ये आई सही है, एक मिनट, ये आई कैप है एक्चुअली, ये आई कैप मतलब ये दिशा बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि एक्स की दिशा में है। ये आई कैप मतलब बता रहा है एक्स की दिशा, मतलब ई एक्स दिया है। ठीक है, ई एक्स का मान दे रखा है, मतलब एक्स की दिशा में ना, एक्स की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो आई होता है। जे की दिशा वाई की दिशा में क्या होता है, जे होता है, और जेड की दिशा में क्या होता है, के होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र ई एक्स बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻³ IN/c पर विचार कीजिए। तो ए नंबर और बी नंबर दो चीजें पूछ रहा है इसमें। पहली चीज पूछ रहा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई ए तल के वाई जेड, ये वाई जेड है। ठीक है, वाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। तो मैं पहले तो चित्र बनाना चाहूंगा एक्स वाई जेड वाला। ठीक है, ये एक्स, ये मान लो कि कौन सी दिशा है, ये एक्स दिशा है हमारी, ये वाई दिशा है, और ये जेड है, एक दूसरे के समांतर होते हैं। जेड मतलब ऐसे जा रहा है, जेड ये ऐसे है, ये एक्स इस दिशा में, वाई इस दिशा में, तो जेड इस दिशा में। ठीक है, जेड ऐसे है, पेन जैसे खड़ा है, पेन जैसे खड़ा है, तो एक्स ऊपर वाई इधर, जेड ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ। ये वास्तव में ये जो पिन दिख रही है, ये जो डॉट डॉट है, ये इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दो, अंदर की तरफ है। आप इससे बना नहीं सकते ना, इसे बाहर की तरफ थोड़ी आ सकती है, तो बाहर की तरफ आ नहीं सकती, तो ये इस तरह बनी हुई है। ठीक है, या इसको मैं हटा देता हूं, एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इससे अच्छा मैं हाथ से बनाऊंगा तो ज्यादा बेटर आएगा। आपको ये वाले इसके बीच से जाती हुई लग रही है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको बना के ही दिखाता हूं आपको। एक्स वाई हो गया और जेड बना देता हूं मैं। अब सही दिख रहा है, अब सही दिख रहा है आपको। ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड। अब दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है। तो वाई एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड इधर है। अब ये बोल रहा है ई एक्स बराबर इधर है, मतलब ई का मान दे रखा है एक्स की दिशा में, कितना है, ई का मान एक्स की दिशा में दे रखा है 3 × 10⁻³ ये दे रखा है न्यूटन प्रति कूलम। अब आई की दिशा में, तो दिशा हमने ले ली ना पहले, तो आई दिशा, आई हटा दो। अब 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग रख रहे हैं, यहां पर एक वर्ग है जिसका 10 सेंटीमीटर, मतलब ए बराबर भुजा बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो एक भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब ये वर्ग इस तरह होगा, 10 सेंटीमीटर ये है तो 10 सेंटीमीटर नीचे भी होगा। तो इसका क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं, अगर ए है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए × ए, मतलब ए का वर्ग, मतलब कितना आ जाएगा 10 का वर्ग। तो 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो ये 10 × 10⁻², तो ये कितना आ जाएगा 10⁻−1 मीटर आ जाएगा। तो 10⁻−1 का वर्ग, मतलब कितना आ जाएगा 10⁻2 मीटर का वर्ग। ये आ गया, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब कह रहा है इसके समांतर से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। तो वाई जेड तल के समांतर, अब देखो ये वाई और जेड का तल है, ये जेड इस तरफ पड़ा हुआ नहीं है, नीचे की तरफ नहीं है, जेड ऐसे है बच्चों, जेड ये इस तरह से है कुछ। तो जेड जब ऐसे है तो देखो वाई इधर है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, ये जेड है, तो वाई जेड तल क्या होगा, ये वाला, ये जो तल है, ये वाला जो तल होगा, ये पूरा तल, ये जो खाली जगह है, यहां से यहां तक खाली जगह पड़ी हुई है, ये बोर्ड से आती हुई बाहर एक पेज लगा दो, ये तल है। तो ये तल पूरा होगा, ये क्या है वाई जेड तल, मतलब यहां पर एक ब्लॉक रख दो, यहां पर रख दो, तो मतलब यहां पर इस तरह से रखा गया है। मान लो कि इस तरह से ये वर्ग रखा गया है। अब मुझे नहीं पता है वो एक्स के नीचे कितना रखा है, ऊपर कितना रखा है, कहीं भी मान लो, मैं बीचों बीच मान लेता हूं, मैं इसको बीचों बीच मान लेता हूं कि एक्स के आधा ऊपर आधा नीचे है, ये मान लो, ये मान लिया, इस तरह रख दिया गया। इसका क्षेत्रफल हमें पता चल गया कितना है 10⁻² वर्ग मीटर। अब यहां से ई गुजर रही है, इससे निकल रही है। अब ये समांतर रखा है, दोनों समांतर, देखो समांतर रखा है, वाई जेड के समांतर, मतलब एक्स अक्ष पे रखा है, एक्स अक्ष के समांतर भी रखा है, इसका मतलब एक्स के अक्ष के समांतर है। वाई जेड तल के समांतर मतलब एक्स, वाई एक्स समांतर के मतलब जेड अक्ष,
और एक्स जेड तल के समांतर मतलब वाई अक्ष, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहां पर आ जाएगा थीटा बराबर 0 अंश। थीटा बराबर 0 अंश आ गया, तो फाई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा के। अब थीटा का मान 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा ई और ए के बराबर, ई ए के बराबर हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा ई ए। अब फाई बराबर ई ए अगर हो गया तो ई का मान हमें पता है, तो फाई बराबर यहां से आ जाएगा, ई का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात 3 और गुणे हो जाएगा ए कितना है, थीटा बराबर तो 0 हो गया ना, थीटा बराबर 0 रख दिया तो मतलब cos थीटा 1 हो गया। अब ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 10 की घाते -2 वर्ग मीटर, ठीक है, या मीटर का वर्ग, तो 10 घाते -2 कितना आ जाएगा, 10 घाते -2 मतलब 1 कम हो जाएगा, 30 बचेगा, फाई बराबर 30। और फाई का मात्रक क्या होगा बच्चों, फाई का मात्रक देखो ई ए है, ई मतलब न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ए का मात्रक क्या होता है मीटर का वर्ग, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हो गया, ठीक है। तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का फ्लक्स निकलेगा इस वर्ग के क्षेत्रफल ए से, जो कि है 10 की घाते -2 मीटर का वर्ग, ठीक है। पहला नंबर इसका हल हो गया, ये पहले का आंसर हो गया, ए नंबर इसका हल हो गया। बी पे चलते हैं। बी कहता है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। मतलब कि अब जो है इसको थोड़ा सा बदल दिया गया है, इसकी कहानी बदल करके थोड़ी सी बदल दी। अब इसको क्या किया गया, अब इसके लिए ऐसा कर दिया गया कि इसको जो है थोड़ा सा कोण बनाते हुए रख दिया गया, कितना 60 डिग्री का, अभिलंब जो है इसका 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा रख दिया। ये लो बहुत बड़ा हो गया लाइन, इसको छोटा लाइन बनाते हैं, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ऐसा बना दो इसको यहां पर इस तरह से, ये वर्ग है, ठीक है, यही वर्ग है, वही वर्ग है, इसको मैंने सीधा से अब इस तरह कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ई तो इधर जा रही है, ई तो आगे जा रही है, लेकिन इसका अब क्षेत्र सदिश किधर हो गया, इसका क्षेत्र सदिश हो गया इस दिशा में, इसका क्षेत्र सदिश मान लेते हैं ए जो हो गया, ए का मान, ए की क्षेत्र सदिश इधर हो गई, और ई जो है इधर गुजर रही है, ई जो है ऐसे गुजर रही है, तो ई के साथ इसका कोण कितना बन रहा है थीटा, और ये थीटा बराबर कितना दे रखा है, अब थीटा बराबर हो गया बी के लिए 60 अंश। तो थीटा बराबर जैसे ही 60 होगा, फाई बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई ए, और ये बन जाएगा cos 60 का, cos का 60 अंश, cos का 60 अंश कितना होता है, या लिख देते हैं cos 60 अंश बराबर करो, ई और ए का गुणनफल हमारा पहले से आ गया है, कितना है, ई और ए का गुणन आया है 30 के, ये बराबर 30 आया ना, तो 30 लिख दो, 30 और गुणे 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 के, क्योंकि sin 30 का होता है 1/2, 30 का उल्टा होता है 1/60, यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री का 1/2, तो 2 से काटो, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 15 आ जाएगा, 15 मतलब ये आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलम, ये हो जाएगा आंसर। तो 60 डिग्री पर रखने के बाद मैं देख पा रहा हूं कि जो फ्लक्स है ये φ2 मान लो, इसको मान लो φ1 आया था पहले, तो पहला जो आया था वो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में जब समांतर थे, जब थीटा बराबर 0 था, थीटा जैसे ही 60 डिग्री हुआ ये कम होके आधा हो गया, देखो आधा बचा, ठीक है, मतलब 60 डिग्री घुमाने पर ही उसका आधा हो गया। अगर इसको दो तरह से आधा कर सकते थे, या तो ई का मान बदल दो, इधर कर दो 60 डिग्री पर कर दो, या तो ए को कर दो, तो यहाँ पर ए को कर दिया। अगर आपको बोल देता कि अब थीटा, अब ये ब्लॉक वहीं पर रखा है, मतलब ये वर्ग यहीं पर रखा होता, ई का मान इधर से कर देते, अब ई अगर इधर से जाने लगती तो ई के साथ और फाई के साथ कोण वही बनता, ठीक है। तो कोण 60 डिग्री आपसे बनाने से मतलब है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्विज करते हैं, फटाफट से क्विज करते हैं। पहला क्विज आपके सामने ये रहा, वायु में रखे 1 इकाई आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स होता है, वायु में रखे 1 इकाई आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होता है, जल्दी बताइए बच्चों, फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप किसी दिए गए सतह के लिए गाउस के नियम से E डॉट ds बराबर 0, जहां से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्या निकाला जा सकता है, ये E डॉट ds बराबर 0 मतलब पूरे का समाकलन कर दिया, पूरे क्षेत्र का, इसका मतलब होता है बंद सतह, ठीक है, बंद सतह का समाकलन कर रहा है, तो कितना होगा, जो हमने स्टार्टिंग में किया था गाउस नियम में, समाकलन करके निकाल लेते हैं फटाफट से, तो कितना आएगा, ठीक है। अब हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया, मैं बता देता हूं कि इसका क्या आंसर सही होगा।
तो ये जो इसका आंसर अगर देखें, वायु में रखे इकाई आवेश के कारण, इकाई आवेश मतलब क्यू बराबर बोल रहा है 1 कूलाम, ऐसा मान लेता हूं मैं, क्यू बराबर 1 कूलाम बोल रहा है, इकाई आवेश है, विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई का मान देखो, तो कहीं वायु में रखा है तो इसको एक कोई भी त्रिज्या से बंद मान लो, कहीं से बंद मान लो, गाउसीय पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ से बंद मान लिया, ये प्लस क्यू आवेश को मान लिया, प्लस क्यू बराबर कितना दिया है 1 कूलाम, इकाई आवेश है, और ये वायु में रखा गया है, मतलब एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर विद्युतशीलता जो है वो इतनी है। तो यहां पर अगर देखें तो फाई बराबर कितना होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के, तो क्यू का मान कितना है 1 बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मतलब फाई बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का वर्ग माइनस एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जाएगा तो इसकी घात लग जाएगी -1, कितना, कौन सा सही है, बी नंबर, बी सही ऑप्शन है, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये सब गलत है, ठीक है, ये नहीं होता और ये भी गलत है, ये इसका कुछ मतलब नहीं बनता, ऐसे लिखे ऑप्शन। अगला, किसी दिए गए सतह के लिए गाउस के नियम से ई डॉट समाकलन, ये क्या समाकलन है, संबद्ध क्षेत्र का जब समाकलन करते हैं पूरे क्षेत्र का, तो समाकलन में अगर ये 0 लग गया तो मतलब बंद क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है, एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहा है समाकलन की जो बंद है, घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ठीक है, घिरा हुआ क्षेत्रफल है, उसका उसको दिखाया जा रहा है कि उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र जो फ्लक्स होगा वो 0 है, क्योंकि ई फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है ई डॉट एस के, तो छोटे क्षेत्र के लिए कर रहा है और उसको पूरे क्षेत्र के लिए बदल दिया, तो पहले डी फाई बराबर हमने निकाला था जैसे, फिर पूरे के लिए करेंगे तो ई डॉट एस आ जाएगा, पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर अगर 0 बोल रहा है, इसका मतलब फाई बराबर, हम एक चीज और जानते हैं, फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब कि आवेश जो संबंध है वो 0 होगा, मतलब सतह पर ई आवेश ही शून्य होगा, सतह के प्रत्येक बिंदु पर ई लंबवत होगा, सतह के कुल फ्लक्स का मान 0 होगा, तो ये वाला सही है, कुल फ्लक्स का मान 0 है, फाई बराबर ये होता है, ये फाई का मान है ना, फाई बराबर ई डॉट डी एस, और ये बराबर 0 दे दिया, मतलब फ्लक्स 0 है, फ्लक्स 0 मतलब निकलने वाला जो फ्लक्स होगा कहीं से जहां पर आवेश रखा है वो 0 हो गया, मतलब सी नंबर करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा मैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया, हिंट दूंगा आपको मैं कैसे करना है, ये आपके नीट का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन, इसको लगा देते हैं फटाफट से। आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक सिलेंडर रखा हुआ है, आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक सिलेंडर है, ये आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक सिलेंडर मान लेता हूं मैं फटाफट से, बिना टाइम गवाए, थोड़ा जल्दी से मैं करना चाहूंगा इसको। ये इसका केंद्र है, ये इसका आर त्रिज्या दे रही है, आर त्रिज्या हो गया और एल लंबाई हो गया, ठीक है, मान लिया। विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, ठीक है, समांतर, धुरी के समांतर एक समान विद्युत क्षेत्र, ये धुरी है इसका, ये वाला धुरी है, ठीक है, मतलब इसका जो धुरी है उसके समांतर क्या है, यहाँ पर धुरी के समांतर बोल रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, मतलब इस तरह से विद्युत क्षेत्र है, यहाँ से इस तरह से विद्युत क्षेत्र गुजरता है कहीं पर, और यहीं पर ये रखा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र निकल रहा है ई, ठीक है, रखा गया। सिलेंडर की सतह के लिए कुल फ्लक्स होगा, सतह के लिए, सतह कहाँ है सिलेंडर की, ये वाली, तो अगर सतह के सतह सदिश देखें तो सतह सदिश ए, इसका अगर पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ए है, तो ए का दिशा देखो ऊपर की तरफ, यहाँ पर ए की दिशा देखो नीचे की तरफ ए, और ई की दिशा इधर है, ई की दिशा ये है और ए की दिशा ये है, मतलब दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, ई इधर आ गया, ए इधर है, तो दोनों के बीच में कोण हो गया 90 अंश। ऊपर भी देखो ई इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ए ऊपर जा रहा है, मतलब कोण जो बन रहा है यहाँ पर, कोण देखो कितना बन रहा है 90 अंश। तो 90 अंश जब बन रहा है तो फाई बराबर अगर मैं निकालूं तो कुल फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई एस या ई ए माना है तो ए मान लेते हैं, फाई बराबर क्या होता है ई ए कॉस थीटा के। अब थीटा बराबर दे रखा है कितना, 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश, मतलब फाई बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि कॉस थीटा 90 अंश का मान कितना होता है, कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है, कॉस 0 हो गया, 0 का गुणा करेंगे इसमें, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब डी नंबर 0 नंबर आपका सही आंसर होगा, 0, ठीक है, 0 इसका सही आंसर होगा। फटाफट से एक होमवर्क है आपके लिए, जैसा ही मैंने क्वेश्चन कराया था सेम क्वेश्चन उसी तरह का है, देखो ई बराबर वही उसी तरह से 5 × 10⁻³ वही है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ पर कोण 30 डिग्री अब बन रहा है, सारी चीज वही है, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ 30 डिग्री पर अब कर दिया है। पहले YZ तल के समांतर है तब निकालना है आपको क्या होगा, उसके बाद जब 30 डिग्री कोण बनाएगा तब क्या होगा, तब आपको बताना है। तो दोनों स्थितियों में आपको निकालना है, ई का मान वही है, भुजा का मान वही है, एक्स तल के समांतर है, सब चीजें वही है। देखो आई लगा है यहाँ पर, मतलब आई कैप, ये एक्स की दिशा में बोल रहा है, एक्स की दिशा में विद्युत क्षेत्र है।
तो वाई जेड के समांतर मतलब एक्स दिशा में ही फ्लक्स उसको रख दिया गया है, ब्लॉक को एक्स की दिशा में रखा गया। तो वहां पर देखोगे तो फाई बराबर जो थीटा बराबर होगा 0 हो जाएगा। बस आपको कर लेना है, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका। फटाफट से इसका आंसर जो भी होगा आप मुझे बताइएगा। पहला आंसर जो आएगा, पहला आंसर आएगा कितना आएगा, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम देख लेना आपका आना चाहिए। दूसरा जो आएगा लगभग आएगा वो आधा, मतलब 60 पर आधा हो रहा था, तो 30 पर ये लगभग होगा, ये हो जाएगा 15√3 समथिंग, कुछ ऐसे आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, हाँ 15√3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर अगर आ रहा है तो आपने सही किया है। ठीक है, करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक बिंदु आवेश L लंबाई वाले भुजा के किसी घन के मध्य बिंदु पर स्थित है। इस घन से उत्सर्जित विद्युत फ्लक्स का मान होगा। बिंदु आवेश L लंबाई वाले घन के भुजा पर स्थित है। ठीक है, भुजा के किसी घन के मध्य बिंदु पर स्थित है। ठीक है, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये L लंबाई वाले भुजा के किसी घन के मध्य बिंदु पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से। तो फटाफट से किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गोली गॉस मतलब गॉसीय सतह का उपयोग करना उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं बच्चों, जल्दी बताइए। आपका टाइम हो गया है खत्म। अब मैं बताता हूं, हमारा काम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से देखो, टाइम हो गया है लगभग खत्म, मेरा भी टाइम लगभग खत्म ही हो गया है। एक बिंदु आवेश L लंबाई वाले भुजा के किसी घन के मध्य बिंदु पर स्थित है, मतलब कि एक जो भुजा है L लंबाई वाला घन है, ये एक घन है, इसके किसी एक मध्य बिंदु पर एक आवेश स्थित है। मान लेते हैं इस बिंदु पर, यहां पर स्थित है Q आवेश। किसी एक घन के भुजा के मान लो L आवेश, इसकी लंबाई कितना है, भुजा की लंबाई सभी की L है, घन है तो सभी की लंबाई बराबर होगी LL। इस घन से उत्सर्जित विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो अगर इस घन से उत्सर्जित देखना है, अच्छा घन के मध्य बिंदु पर है, एक मिनट, यहां पर नहीं है, मध्य बिंदु पर है, इसके केंद्र पर है Q आवेश। ये गलत हो रहा है मुझसे। ठीक है, घन की भुजा पर भुजा के मध्य में नहीं है, घन के मध्य में बोल रहा है। तो पूरा आवेश कितना निकलेगा, पूरा फ्लक्स कितना निकलेगा, फाई बराबर Q/ε0। कहां लिखा है, ए नंबर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गोलीय गॉस सतह का उपयोग नहीं किया जाता। क्योंकि हमने बताया यहां पर कि किसी बंद आवेश के किसी बंद सतह के अंदर जो कि गोली है, अगर देखें द्विध्रुव क्या होता है, -Q और +Q, दो आवेश हो गए, तो इसके वजह से जो फ्लक्स निकलेगा जितना, क्योंकि द्विध्रुव में दोनों आवेशों का मान बराबर होता है और इसके वजह से उतना ही अंदर आएगा। तो कुल मिला के कितना हो गया, कुल मिला के फाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए नहीं निकाल सकते। इसका मतलब यहां पर इसका आंसर हो जाएगा कूलाम नियम का गॉस, यहां नहीं, बी नंबर इसका करेक्ट होगा, बी नंबर करेक्ट होगा। इस तरीके से यहां पर लिखा है, इस तरीके के प्रश्न में गोलीय समरूपता लागू नहीं होगी। क्यों लागू नहीं होगी, क्योंकि यहां पर देखो गोलीय समरूपता में Q यहां पर है -Q, मतलब दो तरह के आवेश हो गए। तो कुल आवेश कितना हो गया, कुल आवेश तो 0 हो गया ना, इसके अंदर कुल आवेश बचा ही नहीं। तो कुल आवेश अगर 0 हो गया सतह के अंदर, गॉसीय सतह के अंदर देखते हैं आवेश कितना है, अगर 0 हो गया तो कुल आवेश 0 होने की वजह से निकल नहीं सकते, तो मतलब 0 हो जाएगा। मतलब इस तरह के समरूपता नहीं लगा सकते, उसके लिए कुछ सिलेंडर जैसा कुछ ना कुछ तो लगाना होगा। ठीक है, अलग अलग दोनों का निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया आज का मास्टर क्लास, यहीं तक थी बच्चों। अगली जो मास्टर क्लास होगी इसके लिए आप थोड़ा सा देखते रहा करिए कि कब हो रही है यूट्यूब पर और इसके साथ साथ अपने डाउटनट चैनल पे। ठीक है, तो फटाफट से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।